India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, एपीएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों में हुई सुनवाई के अपडेट्स देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्देश को रद्द कर दिया है जिसमें अनुसूचित जनजाति की बेटियों को संपत्ति के अधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को लागू करने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 उपधारा 2 के तहत ये अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित न किया जाए। इस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदिवासी क्षेत्रों में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध और मामले के दायरे से बाहर बताया है। मामले की मुख्य बातें भी बता दें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की सीमाएं। ये अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा विशेष अधिसूचना जारी नहीं की जाती। उच्च न्यायालय का निर्देश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदिवासी क्षेत्रों में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द कर दिया है और कहा है कि ये निर्देश अवैध और मामले के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 उपधारा 2 के तहत अनुसूचित जनजातियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा विशेष अधिसूचना जारी नहीं की जाती। इस मामले में ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय का निर्देश अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल या फिर जैक पद पर पुरुषों के लिए आरक्षण को रद्द करने वाला उसका निर्णय वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिए। अर्शनूर कौर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के निर्णय के अनुसरण में, जिसमें न्यायालय ने कहा कि जैग में भर्ती जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए, याचिकाकर्ता सीरत कौर ने 35वें भर्ती चक्र अक्टूबर 2025 में नियुक्ति के माध्यम से राहत की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसकी दलील के अनुसार 10 जुलाई को प्रकाशित मेरिट सूची में उसने कुल 8 अनुशंसित उम्मीदवारों, महिला और पुरुष मिलाकर कुल मिलाकर 6ठा स्थान हासिल किया। हालांकि मेरिट के बावजूद याचिकाकर्ता का चयन नहीं किया गया। उन्होंने प्रार्थना की कि 35वीं भर्ती की अधिसूचना इस प्रकार लागू की जाए कि अगर 100% महिला उम्मीदवार योग्यता के आधार पर पात्र हों तो सभी सीटें उन्हें मिले, जैसा कि अर्शनूर कौर मामले में दिए गए फैसले में कहा गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि चूंकि 35वीं भर्ती की अधिसूचना कोर्ट के फैसले से पहले जारी की गई, इसलिए ये लागू नहीं होती, क्योंकि इसमें कहा गया था कि भर्ती अब से अर्शनूर कौर मामले में दिए गए फैसले में विशेष रूप से अनुच्छेद 117 में निर्धारित तरीके से की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि हम ये टिप्पणी करते हैं कि यदि सभी 8 चयनित अभ्यर्थी सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं और नियुक्त हो जाते हैं, तो याचिकाकर्ता को 35वें भर्ती चक्र के परिणाम के आधार पर नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं होगा। हालांकि यदि याचिकाकर्ता पर भाग्य मेहरबान होता है और ट्रेनिंग प्राप्त कर
रहे 8 अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग से हट जाता है या फिर किसी अन्य कारण से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, और या अगर कोई अन्य रिक्ति उत्पन्न होती है जहां उसे समायोजित किया जा सकता है, तो ट्रेनिंग के सफल समापन पर उसकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त निर्देश एक अति विशेष मामले के रूप में दिया गया और इसे भविष्य के किसी मामले के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा। इन निर्देशों के साथ मामले का निपटारा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुष डॉक्टरों की सेवा शर्तों पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस सवाल को बड़ी बेंच को भेज दिया है कि क्या आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान सेवा शर्तें मिलनी चाहिए। मामले की मुख्य बातें क्या हैं, वो भी आपके साथ साझा कर लेते हैं। आयुष डॉक्टरों की सेवा शर्तें। आयुष डॉक्टरों ने एलोपैथी डॉक्टरों के समान सेवा शर्तें और रिटायरमेंट आयु की मांग की है। विरोधाभासी फैसले क्या है वो भी सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विरोधाभासी फैसलों को देखा है और बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है। तुलनीयता का मुद्दा। कोर्ट ने कहा है कि समानता के तर्कों का मूल्यांकन कार्यों की समानता, कार्य की समानता और तुलनीय कर्तव्यों की कसौटी पर किया जाना चाहिए। पिछले फैसले पर अगर नजर डाली जाए तो नई दिल्ली नगर निगम बनाम डॉक्टर राम नरेश शर्मा, इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक चिकित्सकों को दी जाने वाली उच्च रिटायरमेंट आयु के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। गुजरात राज्य बनाम डॉक्टर पीए भट्ट, इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि आयुष डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टरों के समान वेतन के हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेट लिस्ट या रिजर्व लिस्ट का संचालन अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता और ये समाप्त हो जाती है जब सभी पद भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर दिए जाते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कई साल बाद वेट लिस्टेड उम्मीदवार को न केवल नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। संघीय सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार का वेट लिस्टेड होने का दावा तब समाप्त हो जाता है जब सभी चयनित उम्मीदवार अपने अपने पदों पर शामिल हो जाते हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि वेट लिस्ट को स्थायी भर्ती का स्रोत नहीं माना जा सकता और एक बार ये समाप्त हो जाने के बाद इसे बाद में रिक्त पद भरने के लिए पुनः लागू नहीं किया जा सकता। मामला 1997 में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा 3 टेक्नीशियन पदों की भर्ती से जुड़ा हुआ था जो अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। प्रतिवादी को रिजर्व पैनल वेट लिस्ट में पहला स्थान मिला, लेकिन सभी चयनित उम्मीदवार अपने पदों पर शामिल हो गए जिससे ये पैनल निष्क्रिय हो गया। वहीं 1999 में ट्रिब्यूनल की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आश्वासन दिया कि प्रतिवादी को जैसे ही रिक्ति आएगी नियुक्त किया जाएगा। यही आश्वासन लगभग 25 वर्षों तक उनके मुकदमे की आधारशिला बन गया। हालांकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट ने प्रारंभ में ये नोट किया था कि वेट लिस्टेड उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी का दावा बाद की भर्तियों के दौरान पुनः उभरा। 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट ने 2013 से प्रतीकात्मक रूप से उसे नियुक्त करने का आदेश दिया। इस आधार पर कि सरकार का दिया गया आश्वासन टूट गया और ये वैध अपेक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जस्टिस चंदुरकर के द्वारा लिखा गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज करता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से दिया गया आश्वासन चाहे गंभीर महत्व रखता हो, लेकिन यदि इसका पालन किसी वैधानिक नियम या फिर प्रावधान का उल्लंघन करता है तो इसे लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि एक वेट लिस्टेड उम्मीदवार बाद में सेवा में स्थायी रूप से शामिल होने का अधिकार नहीं मांग सकता, क्योंकि इससे नई भर्ती में आने वाले उम्मीदवारों के अधिकारों को नुकसान होगा। पिछली भर्ती के आधार पर किसी पद को भरना भविष्य की भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के लिए अन्यायपूर्ण होगा और वेट लिस्ट की अवधि भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगी, जबकि सभी रिक्त पद भर दिए गए हैं। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि 1997 में उपलब्ध सभी रिक्त पद भर जाने के कारण वेट लिस्ट समाप्त हो गई है और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।
इसलिए हाई कोर्ट ने प्रतिवादी की नियुक्ति का आदेश देकर त्रुटि की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अब याचिका को संग्राह्य ठहराया है। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भाविश अग्रवाल और कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच के दौरान उत्पीड़न न करने का आदेश दिया है। मामले की क्या कुछ बातें हैं वो भी जानें। आत्महत्या का मामला। ओला इलेक्ट्रिक के एक 38 वर्षीय इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि मृतक के परिवार ने यह आरोप लगाया है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मानसिक उत्पीड़न और वित्तीय शोषण किया था। एफआईआर। बेंगलुरु पुलिस ने अग्रवाल और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट का क्या कुछ आदेश है वो भी सुनिए। हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच के दौरान अग्रवाल और अन्य अधिकारी को उत्पीड़न न करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु क्या हैं वो भी जानें। उत्पीड़न न करने का आदेश है। हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच के दौरान अग्रवाल और अन्य अधिकारी को उत्पीड़न न करने का आदेश जारी किया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हाईकोर्ट ने राज्य और मृतक के भाई से जवाब भी मांगा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हैदराबाद की एक सिविल कोर्ट ने वेटरन तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी के व्यक्तित्व और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें 30 से अधिक ऑनलाइन संस्थाओं को उनकी सहमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज या फिर व्यक्ति का व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने से रोका गया है। कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु। व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा। कोर्ट ने चिरंजीवी के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। अनाधिकृत उपयोग। कोर्ट ने माना है कि चिरंजीवी की छवि और आवाज का अनाधिकृत उपयोग उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यक्तित्व अधिकारों का महत्व। कोर्ट ने माना है कि चिरंजीवी के नाम, छवि और आवाज उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं और उनका व्यावसायिक मूल्य है। ऑनलाइन संस्थाओं पर रोक। कोर्ट ने 30 से अधिक ऑनलाइन संस्थाओं को चिरंजीवी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोक। कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चिरंजीवी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका है। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर कर हिरासत में यातना के आरोपों में उनके खिलाफ आरोप तय करने के जामनगर सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है। मामले की जो मुख्य बातें हैं वो भी आपके साथ साझा कर लें। आरोप है संजीव भट्ट पर 1990 में एक व्यक्ति को हिरासत में यातना देने का। मजिस्ट्रेट का आदेश। 2024 में एक मजिस्ट्रेट ने भट्ट को मामले में डिस्चार्ज कर दिया था। सत्र अदालत का आदेश। सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और भट्ट के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में याचिका। भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट के आदेश। मुकदमा चलाने की अनुमति। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमा चलाने की भी अनुमति दी है। आगे की कार्रवाई। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की कार्रवाई जारी रहेगी और इस याचिका की लंबितता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हमदर्द को डॉक्टर सलीना के बशीर के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है।
बशीर वर्तमान में जामिया हमदर्द के हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च में डीन के पद पर कार्यरत हैं। आइए जानते हैं मामले की क्या कुछ मुख्य बातें हैं। एक याचिकाकर्ता ने डॉक्टर सलीना के बशीर की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बशीर की नियुक्ति अवैध है क्योंकि उन्होंने यूजीसी नियमों और बीसीआई के नियमों का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने जामिया हमदर्द को रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2026 को होनी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बशीर के पास आवश्यक योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि बशीर के पास यूजीसी सूचीबद्ध पत्रिकाओं में आवश्यक 10 शोध प्रकाशन नहीं है। अध्यापन अनुभव क्या कहते हैं? याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बशीर के पास आवश्यक अध्यापन अनुभव नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत बैंकों को अपने बंधक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अक्षय बैंक के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाही को स्थगित करते हुए ये निर्णय लिया है। अक्षय बैंक ने 2013 में सनदेव एप्लायंसेज लिमिटेड को 16 करोड़ 69 लाख रुपए का ऋण दिया था, जिसे वसई महाराष्ट्र में एक संपत्ति के बंधक के द्वारा संरक्षित किया गया था। हालांकि जब उधारकर्ता ने ऋण चुकाने में चूक की तो बैंक ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी। इस पर एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया है कि संपत्ति का अधिग्रहण SC/ST अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(f) और G के तहत गलत कब्जे या फिर संपत्ति के विस्थापन से संबंधित प्रावधान बैंकों के बंधक अधिकारों के प्रयोग को रोकने के लिए नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि आयोग के समक्ष लंबित कार्रवाई और अक्षय बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारों को जारी समान अधिकार क्षेत्र के बिना है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया है। अदालत ने कहा है कि इस तरह के मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होगी। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2020 में एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमले के मामले में आरोप तय करने के खिलाफ चुनौती दी थी। 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के प्रीत विहार क्षेत्र में एक ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मारपीट की घटना घटित हुई थी। चंदौलिया पर आईपीसी की धारा 353, 356, 341 और 34 के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट का आदेश क्या कुछ कहता है, सुनिए। अदालत ने चंदौलिया की याचिका खारिज कर दी है और मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु भी जान लेते हैं। प्रथम दृष्टया आरोप। अदालत ने कहा है कि चंदौलिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप लगाए गए हैं। गवाहों के बयान। अदालत ने यह भी कहा है कि गवाहों के बयान और वीडियो क्लिप आरोपों को समर्थन देते हैं। पुलिस अधिकारी की गवाही। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी की गवाही विश्वसनीय हो सकती है। मुकदमा आगे बढ़ेगा। अदालत ने यह भी कहा है कि मामले में मुकदमा आगे बढ़ेगा और आरोपों की जांच की जाएगी। कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। India Legal presents Courts Roundup.